करंट अफेयर्स का 5th लेक्चर है आज। ठीक है, आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं एफसीआरए। एफसीआरए का मतलब क्या होता है, ये न्यूज में क्यों है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, ठीक है, और इसके सारे प्रोविजन क्या हैं। एफसीआरए का मतलब होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, जो हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेते हैं उसके ऊपर जो गवर्नमेंट का एक्ट है वो है। ठीक है, जो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। अब जो लास्ट 1 ईयर से जो होम मिनिस्ट्री है, सीए प्रोटेस्ट के बाद, फार्मर लॉस के बाद, ये इसके अंदर जब प्रोटेस्ट हुए तो उसके अंदर देखा गया कि कई जगह बाहर से फंडिंग आई हुई थी, तो उसके बाद से जो हमारी होम मिनिस्ट्री है काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। तो उसके लिए ये एक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 2020 के अंदर इसके अंदर अमेंडमेंट भी हुआ था, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो एफसीआरए का मतलब हुआ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, तो रेगुलेशन एक्ट। अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, मान लो कल सुबह किसी अगर आदमी को एनजीओ खोलनी है, अब एनजीओ वो क्यों खोलेगा, या तो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए किसी गांव में, किसी रूरल एरिया में, या फिर कल्चर को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, या फिर रिमूवल ऑफ पोलियो कह लो, रिमूवल ऑफ डायरिया कह लो, कोई भी बीमारी खत्म करने के लिए, तो उसको एक एनजीओ सेटअप करना पड़ेगा। अब एनजीओ सेटअप करने के लिए पैसे लगते हैं। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो चंदा लेगा, पैसा लेगा। पैसा वो इंडिया के बाहर से भी दे सकता है। ठीक है, जैसे वो गेट्स फाउंडेशन हो गई, या फिर जुकरबर्ग फाउंडेशन होगी, ठीक है, तो उससे वो चंदा ले सकता है। बट अब ऐसा नहीं है कि आप उनको बोलोगे सीधा आपके अकाउंट में पैसा डाल देंगे, वैसा नहीं होगा। इसके अंदर एक गवर्नमेंट की एक्ट आती है। ठीक है, जो चंदा बाहर से आ रहा है उसको बोला जाएगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन। जो पैसे बाहर से इंडियन एनजीओ के अकाउंट में आ रहे हैं उसको बोला जाएगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो उसी ऊपर ये एक्ट बनाई गई है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, अब गवर्नमेंट को 1976 के अंदर एक डाउट होता है कि अगर मान लो कि अगर इंडिया के अंदर पैसा आ रहा है बाहर से, ट्रक भर के इंडिया के अंदर पैसा आ रहा है, तो वो जो पैसा है उसका मिसयूज हो सकता है। वो जो इंडियन गवर्नमेंट है उनको इंस्टेबल करने के लिए यूज हो सकता है। वो इंडिया के अंदर दंगे भड़काने के लिए पैसा यूज हो सकता है। इंडिया के अंदर टेररिज्म फैलाने के लिए पैसा यूज हो सकता है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, उसको बोला गया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ये लाया गया 1976 की इमरजेंसी में। ठीक है, इनेक्टेड इन 1976 ड्यूरिंग इमरजेंसी। 1976 में जब हमारे देश में इमरजेंसी लगाई गई थी उस समय इस एक्ट को लाया गया। ठीक है, और इसका मकसद क्या था कि जो फॉरेन इंटरवेंशन है हमारे इंटरनल पॉलिसीज के अंदर वो ना हो, हमारे देश के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे, शांति बनी रहे, पैसे का मिसयूज ना हो, उसी के लिए ये लाया गया था। ठीक है, प्रिवेंट इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी ना हो, गवर्नमेंट जो है वो एक स्टेबल होकर काम कर सके। ठीक है, और इसी के लिए गवर्नमेंट ने बनाया, रेगुलेट एंड कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट बनाना पड़ा गवर्नमेंट को, उसका बोला गया एफसीआरए एक्ट। ठीक है, जो एफसीआरए एक्ट था वो 2010 के अंदर पूरा रीफ्रेम किया गया, और 2020 के अंदर उसको रिसेंटली इमेंडेड किया गया। ठीक है, मतलब उसके अंदर नए रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन डाले गए 2020 के अंदर। ठीक है, अब सबसे पहला जो आता है कंडीशन फॉर रिसीविंग फॉरेन एड। अगर आपको फॉरेन एड लेना है, बाहर से चंदा लेना है, तो उसको लेने के लिए कुछ कंडीशंस है इंडियन गवर्नमेंट की, वो क्या है वो देखते हैं। अब सबसे पहला आता है कि आपको इस एक्ट के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, आपको गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद होता है जो आपका बैंक अकाउंट है वो एक एसबीआई की दिल्ली ब्रांच के अंदर होना चाहिए, यानी कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके दिल्ली ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, अब जो होता है, जो फंड्स मिलेंगे आपको बाहर से, चंदा आएगा, फॉर द पर्पस दे हैव बीन रिसीव्ड शुड बी यूटिलाइज्ड। मतलब जिस पर्पस के लिए आपको पैसा मिला है उसी पर्पस के लिए आपको पैसा यूज करना है। पैसे का मिस यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, पैसे का मिस यूज नहीं कर सकते, अपने अय्याशियों के लिए आप पैसा नहीं उड़ा सकते। जिस काम के लिए पैसा मिला है आपको उसी काम के लिए पैसा यूज करना है। ठीक है, और उसके साथ आपको एक साथ में एनुअल रिटर्न्स भी फाइल करने पड़ेंगे कि आपका पूरे साल में जो आपको पैसा मिला है उसका खर्चा कहाँ का हुआ है। फाइल एनुअल रिटर्न्स, आपको रिसिप्ट, आपको यूटिलाइजेशन, गवर्नमेंट को सब बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं वैसे आपको ही एनुअल रिटर्न इसकी फाइल करनी पड़ेंगी। और साथ में ये होता है कि अगर आपने एनजीओ, मैंने जैसे एनजीओ खोली, तो अगर एनजीओ के पैसे मेरे अकाउंट में आए हैं तो उसको अपने किसी दोस्त के एनजीओ के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, जो एनजीओ के पैसे मेरे अकाउंट में आए हैं वो मेरे ही यूज होंगे, अनलेस और अनटिल अगर जो दूसरी एनजीओ है एफसीआरए के अंदर अगर रजिस्टर्ड है तो आप ट्रांसफर कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, कैन नॉट बी ट्रांसफर फंड्स टू अनदर एनजीओ until registered under FCRA। FCRA का अगर रजिस्टर्ड दूसरी एनजीओ नहीं है तो उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि कौन कौन फंड्स रिसीव कर सकता है एफसीआरए के अंदर। ठीक है, कौन कौन रिसीव नहीं कर सकता फंड एफसीआरए के अंदर, हु कैन नॉट रिसीव फंड्स अंडर एफसीआरए। सबसे पहला आ गया कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इलेक्शन इन इंडिया।
कोई भी आदमी जो इंडिया में एमएलए, एमपी, लोकसभा, एमएलसी, अगर उसके इलेक्शन लड़ रहा है तो बंदे को आप बाहर से फंडिंग नहीं ले सकते। एफसीआरए के अंदर साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट कंटेस्टिंग इलेक्शंस इन इंडिया कैन नॉट रिसीव फंड्स, सो एफसीआरए के अंदर फंड्स नहीं रिसीव कर सकता, ठीक है। दूसरा हो गया जर्नलिज्म, मीडिया हाउस और न्यूज़पेपर पब्लिशर, अगर ये तीनों है, ये तीनों आपसे पैसे नहीं ले सकते, बाहर से कोई भी फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके बाद जजेस, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज हो, कोई मजिस्ट्रेट हो, वो पैसे नहीं दे सकते। सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट आपके आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, एसएससी के थ्रू जो रिक्रूटमेंट होती है वो सारे सिविल सर्वेंट्स में आते हैं, मगर वो पैसा कहीं से भी नहीं दे सकते, कोई भी फॉरेन फंडिंग नहीं दे सकते, ठीक है। लास्ट हो गया एमएलए, एमएलसी, एमपी, मैंने बताया ये इसके अंदर जो बंदा इलेक्शन लड़ रहा है वो भी पैसे नहीं ले सकता, जो इलेक्शन जीत चुका है वो भी पैसे नहीं ले सकता। इसके मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के अच्छी पोस्ट पे हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, युवा मोर्चा में हैं, कहीं भी हैं, अगर आप अच्छी पोस्ट पे हैं तो तब भी आप बाहर से फंडिंग नहीं ले सकते, और एनी अदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि प्रोसेस टू रजिस्टर अंडर एफसीआरए। अब आपको अगर अपनी एनजीओ को रजिस्टर कराना है एफसीआरए के अंदर फॉरेन फंडिंग लेने की, तो उसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहला होता है कि आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, उस एप्लीकेशन के अंदर आपको अपना पर्पस लिखना पड़ेगा कि आप एनजीओ क्यों खोल रहे हो, ठीक है। सबसे पहले एनजीओ को हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे जिसके अंदर अपना पर्पस लिखेंगे। अब जो पर्पस लिखोगे ना, वही 4-5 चीजों के अंदर आना चाहिए, या तो आपका कल्चरल एनजीओ हो, कुछ सोशल काम करना हो, इकोनॉमिक काम करना हो, एजुकेशनल काम हो, रिलीजियस काम हो, इन्हीं काम के अंदर आपकी एनजीओ कवर हो जानी चाहिए। अगर इसके अलावा बाहर आती है तो आपको एफसीआर के अंदर रजिस्टर आप नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंक्वायरी अबाउट एनजीओ। जो आप अगर जब आपने होम मिनिस्ट्री के अंदर अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया एफसीआरए के अंदर, तो उसके बाद आपका जो होम मिनिस्ट्री है आपकी एक नोडल इंक्वायरी कराएगी अपने बैक एंड पे, आईबी से, या आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो से आपकी एक इंक्वायरी होगी कि आपके प्रीवियस रिकॉर्ड कैसे हैं, आपका प्रीवियस काम कैसा है, ठीक है। उसी के बाद आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा। अगर गवर्नमेंट को समझ आता है कि आपने पहले गलत काम किए हुए हैं, आपको नहीं मिलना चाहिए, तो 90 दिन का टाइम है उनके पास एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए, ठीक है। जो प्रोसेस है आपको एक्सेप्ट मिले, आपको एफसीआरए का सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइसेंस मिलेगा, तो उसका प्रोसेस है 90 डेज का, ठीक है। और वैलिड वो 5 इयर्स, जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है वो 5 साल के लिए वैलिड है, 5 साल के बाद आपको फिर से रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हो, ठीक है। कैन री अप्लाई आफ्टर 5 इयर्स, बट जो लाइसेंस है आपका जो 5 साल के लिए वैलिड रहेगा, रजिस्ट्रेशन जो है 5 साल के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। अब जो एप्लीकेंट है, अब एप्लीकेंट अगर है तो एप्लीकेंट के भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके ऊपर ये कुछ कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे सबसे पहला कि नो रिकॉर्ड ऑफ फोर्सफुल कन्वर्जन, आपने कभी आज तक किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराया होना चाहिए, आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होनी चाहिए इस केस की, ठीक है। दूसरा आता है नो बेनामी ट्रांजेक्शन। बेनामी ट्रांजेक्शन का मतलब हो गया कि प्रॉपर्टी, गोल्ड, कोई फर्जी वाले के पैसे इकट्ठे किए, वो सब काम नहीं होना चाहिए, कोई बेनामी ट्रांजेक्शन आपके नाम की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नो इंडल्जेंस एंड कम्युनल टेंशंस, देश के अंदर आप दंगे भड़का रहे हो, ठीक है, देश के अंदर आप माहौल खराब कर रहे हो, दो ग्रुप्स के अंदर टेंशन क्रिएट कर रहे हो, तो तब भी आप अपनी एनजीओ को रजिस्टर नहीं करा सकते एफसीआरए के अंदर, ठीक है। वो आता है नो डाइवर्जन ऑफ फंड्स, जिस काम के लिए आपको फंड्स मिले हैं आपको अपना फंड्स उसी काम के लिए यूज करना है, आप अपने काम से भटक नहीं सकते, ठीक है। अगर आपने पहले ऐसे किया हुआ है कि आपने फंड्स का पहले डाइवर्जन करा हुआ है, आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट है, तो आप इसमें रजिस्टर नहीं करा सकते। लास्ट आता है इसमें नो पास रिकॉर्ड ऑफ सिडेशन। सिडेशन मतलब देशद्रोह, आपने ऐसा कोई काम, आपकी एफआईआर नहीं होनी चाहिए जिसने आपने देशद्रोह का काम किया हो, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ काम किया हो, या कुछ टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो, या देश का माहौल खराब करने का काम किया हो, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। आपको लग रहा होगा रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा टाइट कर दिए गए हैं 2020 के बाद। अब इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कैन गवर्नमेंट कैंसिल द रजिस्ट्रेशन। मतलब अगर हमने अप्लाई किया 5 साल का, हमें अगर सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से मिल गया, 5 साल का लाइसेंस मिल गया, तो क्या गवर्नमेंट उसको कैंसिल कर सकती है? बिल्कुल कैंसिल कर सकती है, ठीक है। अब कैंसिलेशन करने के इसके ग्राउंड्स क्या हैं? सबसे पहले तो आपने फॉल्स एप्लीकेशन, आपने जो अपनी एप्लीकेशन गवर्नमेंट के पास जमा कराई उसके अंदर आपने गलत चीजें भरी हैं, तो वो फॉल्स एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। तो उस बेसिस पे आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है। नेक्स्ट हो गया वॉयलेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। हमने पीछे प्रोविजंस पढ़े, ठीक है। अगर आपने उसके अंदर कोई प्रोविजन, गलत काम आपका निकला, आपने कोई प्रोविजन को फॉलो नहीं किया, तो उस बेसिस पे भी गवर्नमेंट आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है, ठीक है। नॉट एक्टिंग एज मेंशन फॉर पास्ट 2 इयर्स, अगर लास्ट 2 साल से आपने जिस पर्पस के लिए एनजीओ खोली आपने वो काम ही नहीं किया 2 साल से, तो आपकी एनजीओ तब भी बंद कर दी जाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा।
वो आता है। तीसरा आता है इसका मिस यूज ऑफ फंड्स, ठीक है। मिस यूज ऑफ फंड्स हो गया मतलब कि आपको काम मिला किसी चीज के लिए और आपने करी उससे अय्याशी। आपको काम मिला एजुकेशन के लिए, आपने वो काम तो करा नहीं, आप अपना घूमने फिरने अपने पैसे खर्च कर अपना घर बनवा रहे हो, तो वो भी मिस यूज ऑफ फंड्स हुआ। तो उस केस में भी गवर्नमेंट आपका एफसीआरए के अंदर आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। इसमें एक चीज और आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है इन व्यू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा कि आप काम गलत कर रहे हो, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका काम नहीं हो रहा, एक हायर लेवल सोसाइटी के लेवल को उससे दिक्कत हो सकती है, तो गवर्नमेंट आपका जब चाहे आप लाइसेंस कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। अब अगर रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हुआ तो आप 3 साल तक अप्लाई नहीं कर सकते, कैन नॉट रीअप्लाई फॉर 3 इयर्स। जैसे हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पढ़ा था कि अगर किसी एमएलए एमपी को 2 साल की सजा होती है तो वो 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता। वैसे ही इसमें रजिस्ट्रेशन गेट्स कैंसिल्ड, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर 3 इयर्स, 3 साल तक आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उसके पास एक ताकत होती है कि अगर आपका लाइसेंस कैंसिल हुआ, आप कोई गलत काम में पड़े, तो आपका फंड्स वो सीज कर सकती है, पावर टू फ्रीज द फंड्स। आप फंड्स आपका एकदम फ्रीज हो जाएगा, आप उससे पैसे नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसके बाद आता है डिसीजन कैन बी चैलेंज। अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने आपका मिसयूज करके, अपनी पावर का मिसयूज करके आपकी एनजीओ का एफसीआर एक्ट से हटा दिया, आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया, तो उस केस में आप कोर्ट बिल्कुल जा सकते हो, बट शर्त यही है कि पहले आप हाई कोर्ट जाओगे, उसके बाद हाई कोर्ट के डिसीजन को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कुछ लास्ट का एक टॉपिक और बचा है इसमें कि जो अदर कंडीशन इसमें ये है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो जो आपके की फंक्शनरीज हैं आपकी कंपनी के अंदर, आपकी एनजीओ के अंदर, सबके आधार कार्ड आपको मिनिस्ट्री को प्रोवाइड कराने हैं, होम मिनिस्ट्री को, उसी के बाद आपका एफसीआरए का लाइसेंस इशू होगा, ठीक है। आधार कार्ड सबके सबमिट होने चाहिए, जितने भी की फंक्शनरीज हैं। अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं हो, ठीक है, तो उस केस में आपका पासपोर्ट या ओवरसीज ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया का जो कार्ड होता है, उसको आपको कार्ड, ओसीआई कार्ड, उसको सबमिट आपको कराना पड़ेगा होम मिनिस्ट्री के पास, ठीक है। और इसके अंदर एक टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि जैसे आपको फंड्स मिले मान लो 100 रुपए, तो उसमें से जो आप खर्चा करोगे 20%, वही खाली आप 20% खर्चा कर सकते हो, यानी कि 100 में से 20 रुपए खर्च कर सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। मतलब खाने का बिल, ट्रैवल का बिल, सैलरी, जितने भी वर्कर्स हैं, वो खाली 20% ही आप खर्च कर सकते हो। 80% बाकी के आपको जो आपने पर्पस स्टेट किया था, या एजुकेशन का पर्पस स्टेट किया, या कोई रिलीजियस का पर्पस स्टेट किया, कोई कल्चर के लिए आपने एनजीओ खोली, तो 80% आपका उसी पर्पस पे खर्च होगा, खाली 20% एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस पे खत्म होगा, ठीक है। 20% आप खर्च कर सकते हो अपने खर्चों के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, बाकी सारे आपको 80% जो आपका पर्पस मेंशन है उसी के ऊपर खर्चा करना है, ठीक है। तो ये था एफसीआरए, सारे डाउट्स क्लियर हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी, थैंक यू।